विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, यह पेपर दिनांक 1 अप्रैल 2024 वार सोमवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर हुआ था। पेपर का टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, BSc थर्ड ईयर फॉर YDC एग्जामिनेशन मार्च जून 2024, यानी आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और संस्कृति प्रथम प्रश्न पत्र, और इसी के बाद हम फाउंडेशन कोर्स का इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का भी हम पेपर देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन बैक टू बैक देखेंगे। 50 प्रश्न हिंदी और 50 प्रश्न अंग्रेजी के रहेंगे। यह पेपर अभी हमने बताया आपको कि 1 अप्रैल 2024 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं जहां पर आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, चाहे आप BA BSc BCom BBA BCA BHSC किसी में भी पढ़ रहे हों, आपके लिए यह पेपर एक महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों, अब देर ना करते हुए हम चलते सॉल्यूशन की तरफ। उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि जब आप इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब यहाँ पर आपके अपने चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 51,000 है। मैं चाहता हूं कि आप लोग, यानी कि जो देख रहे हैं वीडियो, आप लोग इस चैनल को 1 लाख तक ले जाएं। तो अनुरोध है कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश इस वीडियो के अंदर यह है कि आप लोगों के जितने भी 50 + 50 यानी 100 प्रश्नों के उत्तर वो एग्जैक्ट सही पहुँचाएँ। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर लगभग 95% प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने सही और सटीक बनाए। हो सकता है कि 1-2 प्रश्नों के उत्तर में कुछ मिस्टेक हो, तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वैसे हम कह रहे हैं कि आपको 95% तक हमने क्वेश्चनों को सही उत्तर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो स्क्रीन से मैं हट रहा हूं और सीधे मैं चलता हूं सॉल्यूशन की ओर। विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल पाठ के लेखक कौन हैं? तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न क्रमांक 2, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न क्रमांक 3, पावन का विलोम शब्द क्या है? तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब ऑप्शन, अपावन। क्या हो जाएगा इसका? अपावन यहाँ पर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, गीत फरोश रचना है। तो गीत फरोश किसकी रचना है? तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा सब भवानी प्रसाद मिश्र की। और ये कब लिखी गई थी? उन्होंने, ध्यान रखिएगा, 1956 में उन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से रहती है? तो गोंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, 55 खंबे लाल दीवार किसका उपन्यास है? तो छठे का ए आंसर हो जाएगा उषा प्रियवंदा का उपन्यास है। प्रश्न क्रमांक 7, वापसी कहानी के लेखक है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब उषा प्रियवंदा। कौन है? उषा प्रियवंदा। और ये कब लिखी गई थी? सन भी याद रख साहब, 1960 में इसको लिखा गया था। कब? 1916 में लिखा गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग 7 प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं। हम चलते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर 8वें प्रश्न से आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 8वां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 8वां जो प्रश्न है वो क्या है? तो 8वां प्रश्न है, वापसी कहानी का उद्देश्य क्या दिखाता है? तो ये परिवार का बिखराव को दिखाता है या जीवन की टूटन को दिखाता है? दोनों ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो गजाधर बाबू होते हैं वो 35 वर्ष की जो जॉब होती है रेलवे की, उस रेलवे की जॉब को छोड़कर जब घर आते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तो उस कहानी को यहाँ पर दिखाया गया। तो जीवन की टूटन भी बोल सकते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर स हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, गजाधर बाबू की वापसी कहाँ हुई? तो पहले रेलवे में जॉब करते थे, फिर घर आए और घर के बाद वापस कहाँ चले गए? चीनी मिल में। तो उनकी जो बाबू की वापसी कहाँ हुई? वो चीनी मिल में हुई। सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो शिकागो में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? शिकागो में। प्रश्न क्रमांक 11, सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तारीख की याद रखिएगा। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर आया था, एक BCom वाला जो पेपर था, 1 तारीख को ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हुआ था। वो ये प्रश्न वहाँ पर भी सेम टू सेम पूछे गए थे। तो प्रश्न क्रमांक 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 1893 को।
प्रश्न क्रमांक 12 जनवरी किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13, विवेकानंद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो उनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र था। क्या था? नरेंद्र था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 14 आपको दिख रहा है, विवेकानंद ने धर्म की पताका पर क्या लिखा होने की बात की? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अप्रभाव विनाश। क्या? प्रभाव विनाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 15 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, विवेकानंद ने किस ग्रंथ का उल्लेख अपने विचारों में किया था? तो यहाँ पर गीता आ जाएगा। करेक्ट आंसर गीता। 1972 में मिश्र जी की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कौन सी? बुनी हुई रस्सी के लिए। याद रखिएगा, बुनी हुई रस्सी के लिए। 17वां प्रश्न, हम 17वें प्रश्न की तरफ आगे। उषा प्रियवंदा किस देश में वर्तमान में रहती है? तो अमेरिका में। विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे? तो उन्होंने 35 वर्ष की नौकरी रेलवे विभाग में की थी। सतपुड़ा श्रेणियाँ कितनी है? तो याद रखिएगा, सतपुड़ा से 7 बनता है, इसलिए 7 आंसर होगा इसका। आंगन के पंछी हिंदी की कौन सी विधा? एक निबंध है। गोरैया पक्षियों में क्या माना गया है? तो गोरैया पक्षियों में ब्राह्मण माना गया है। याद रखिएगा, क्या माना गया है? ब्राह्मण माना गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, किस देश ने गोरैया को मारने का अभियान चलाया था? तो करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। महात्मा गांधी को महात्मा की पदवी किसने दी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये क्वेश्चन बीकॉम में भी आया था। विद्यानिवास मिश्र की का निबंध है ये। 25वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न क्रमांक 26, लेखक ने गोरैया की तुलना किससे की? तुलसी के पौधे से की, क्योंकि जिस प्रकार तुलसी का पौधा आंगन में अच्छा लगता है, उसी प्रकार से गोरैया भी हमारे आंगन में जब चहचहाट करती है तो अच्छी लगती हैं। प्रश्न क्रमांक 27, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग। क्या है? सत्य के प्रयोग। गांधी जी को बचपन में राम नाम जपने की प्रेरणा किसने दी? तो दाई रंभा ने दी। तो दाई रंभा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर आप नौकरानी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नौकरानी। याद रखिएगा, दाई रंभा ने उनको राम नाम जपने की प्रेरणा दी थी। ये प्रश्न बीकॉम में भी आया था। फारसी धर्म का जीवन ग्रंथ क्या है? तो चेद अवस्था। क्या है? चेद अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन बीकॉम वाला जो पेपर हुआ था देवेलिया में 1 तारीख के दिन ही, उसमें भी आपको देखने को मिले थे। आगे चलते, गांधी जी कौन सी भाषा सीखने का अच्छा लगा? तो उनको, अब इसमें क्या विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि इसमें जब यरोदा जेल में गांधी जी थे 1932 में, तो उनको अंग्रेजी भाषा सीखी उन्होंने वहाँ पर। और दूसरा ये कि उन्होंने हिंदी भाषा को सीखने पे ज़्यादा जोर दिया। तो यहाँ पर अब आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये आप कहीं पे 30वें प्रश्न का आंसर एग्जैक्ट मिलता है तो आप बताने की कोशिश करना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर देखने को मिल रहा है। प्रश्न क्रमांक 31, गांधी जी की आत्मकथा लिखने की प्रेरणा किसने दी? तो उनको ये लिखने की प्रेरणा स्वामी आनंद के कहने पे उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा स्वामी आनंद के कहने पे लिखी थी। तो चारों ऑप्शन में कहीं पे स्वामी आनंद दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 32, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर में अंतिम कौन है? तो महावीर स्वामी। दीन दिलाई धर्म किसने शुरू किया? तो अकबर ने। लुम्बिनी किस धर्म का धर्म स्थल है? तो बौद्ध धर्म का धर्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,580 ऋचाएँ होती है। याद रखिएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 इसके अंदर ऋचाएँ हैं। याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 36, सूफी शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र। उपनिषद कितने होते हैं? तो विद्यार्थी, वैसे उपनिषदों की संख्या तो अलग अलग 108 है, कुछ जगह 11 हमें देखने को मिली, कुछ जगह हमें 13 देखने को मिली है। तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ बताना थोड़ा गड़बड़ है, तो आप 12 यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ लगा सकते हैं, एग्जैक्ट होगा इसका मैं भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा है तो कुछ किताबों में मुझे 11 ऑप्शन दिखा है, कुछ किताबों में 13 ऑप्शन दिखा है। तो 11 और 13 तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो 12 हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 38, मिश्र जी ने मार्क्सवादी को क्या संज्ञा दी? तो समाजवादी की संज्ञा दी। बाल सखा के संपादक कौन थे? अब ये चारों ऑप्शन में से बाल सखा के संपादक कोई नहीं थे,
क्यों, उसका मैं आपको बताता हूँ। 39 जो क्वेश्चन है, बाल सखा के पहले संपादक थे पंडित बद्रीनाथ भट्ट, फिर बाद में देवीदत्त शुक्ल हुए और फिर ठाकुर श्रीनाथ सिंह हुए। तो तीनों नाम इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये जो 39 क्वेश्चन है इसके चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो मुझे गलत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो बद्रीनाथ भट्ट होना था, देवीदत्त शुक्ल होना था, या ठाकुर श्रीनाथ सिंह होना था, या फिर कभी कभी तो ये इन चारों ऑप्शन में से एक भी फिट नहीं बैठ रहा। 39 के चार ऑप्शन गलत दिखाई दे रहे हैं। 40वां प्रश्न, आंगन का पंछी कौन है? तो यहाँ पर गौरैया को आंगन का पंछी कहा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो। 41वां प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण। 41 का ए वर्णम। 42 वर्ण अर्थ के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आपने वीडियो लेक्चर में देखा होगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पर दिया हुआ था। ओह कितना दृश्य, कितना सुंदर दृश्य, तो ओह आ गया, तो विस्मयादिबोधक वाक्य होता है ये। वर्तनीगत, वर्तनीगत का मतलब होता है मात्रात्मक अशुद्धियाँ। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के कहने के बाद उस बात को उसको ट्रांसलेट करके बताना। लोकतंत्र क्या है? तो शासन व्यवस्था है, जनता का शासन है, व्यवस्था प्रणाली अर्थात उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ आगे हम लोग। 47 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, सबसे पुराना साहित्य। तो यदि हम लोग कहें तो यहाँ पर संस्कृत साहित्य, कौन सा? संस्कृत। 48 श्रीमती शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो श्रीमती शब्द का सही अर्थ यहाँ पर हो जाएगा जो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा, श्रीमती। किस भाषा में अनुवाद किया जाता है? किस भाषा में अनुवाद किया जाता है? तो स्रोत भाषा। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये तो थे 50 प्रश्न आप लोगों के, किसके? हिंदी भाषा के। अब हम चलते हैं यहाँ से 50 प्रश्न अंग्रेजी भाषा की तरफ, और उसके 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो लेक्चर में आगे हम देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों ये जो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बीएससी थर्ड ईयर मार्च जून 2024 फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। टोटल 50 प्रश्न हैं, आपको 18 प्रश्नों के सही सही उत्तर देना है। हिंदी में आपको 50 में 17 के सही उत्तर देना थे। ये जो पेपर ये भी उसी दिन हुआ था 1 अप्रैल 2024 को, वार सोमवार, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में। प्रश्न क्रमांक पहला आपको दिखाई दे रहा, हु इज द ऑथर ऑफ द एक्सप्रेस पोयम? तो प्रश्न क्रमांक पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्टीफन स्पेंडर्स। प्रश्न क्रमांक 2, हाउ डज द ट्रेन लुक लाइक व्हेन शी गेन्ड स्पीड्स? तो प्रश्न क्रमांक कौन सा आ गया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा? दूसरा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाइक अ शिप ऑन द ओशियन। प्रश्न क्रमांक 3, अकॉर्डिंग टू पोएम व्हाट डज द एक्सप्रेस सिंबोलिज्म? तो प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्पीड एंड प्रोग्रेस को बताता है। प्रश्न क्रमांक 4, व्हाट इज द कंट्रोल थीम द वर्ड्स इज टू मच विथ अस? तो ये पूरी पोएम किसके ऊपर है? तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है, तो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो जाएगा। व्हाट डज द स्पीकर विश फॉर इंस्टेड ऑफ द मेटलिस्टिक्स प्यूरिटाइड्स डिस्क्राइब इन द पोएम? तो प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टेक्नोलॉजिकल। प्रश्न क्रमांक 6, विच नेशनल एलिमेंट डस वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस डिस्क्राइब द रिकनेक्टेड विथ इन द पोएम? तो छठे का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबाउ। क्लाउड एंड स्टार, ट्री एंड फ्लावर, माउंटेन एंड रिवर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अब आपको स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 7 दिखाई दे रहा है। व्हाट फाइनेंशियल क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो माई फाइनेंशियल कैरियर में वहाँ पर कौन से बैंक का उल्लेख होता है? तो बैंक ऑफ अमेरिका की वहाँ पर बात होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ओवरऑल टोन्स ऑफ माई फाइनेंशियल कैरियर? तो प्रश्न क्रमांक 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमरस। 9वां प्रश्न, मार्क ट्वेन वाज नॉमिनेट।
तो 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ द ग्रेट स्टेट न्यूयॉर्क। प्रश्न क्रमांक 10, मार्क ट्वेन्स हैड वन प्रोमिनेंट एडवांटेज ओवर हिज राइवल्स कैंडिडेट, ही हैज़ अ गुड करेक्टर। 10वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, व्हाट्स वाज प्रश्न क्रमांक 11 जो आपको दिखाई दे रहा है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 जो दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेस द कंट्रीमेंट विद द सोसाइटी फोकस ऑन मटेरियल वेल्थ इन द पोएम, तो इसका ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिखाई दे रहा है इसका करेक्ट आंसर भी ट्रू यहाँ पर हो जाएगा। नेचर ऑफ द सोसाइटी, नेचर ऑफ सोसाइटी करेक्ट आंसर है इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न क्रमांक 14 जो दिखाई दे रहा है, इन माई फाइनेंशियल कैरियर द नरेटर फील्ड कॉन्फिडेंट एंड ऐसे व्हेन द डीलिंग्स विद द फाइनेंशियल मैटर, तो ऐसा कोई माई फाइनेंशियल कैरियर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती है, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। The imaginary in the poem, the express, the mainly focus the natural beauties disputed by the modernizations, तो 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। The speaker in the express positive outlook on the impact on progress and the industrialization, तो 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर भी ट्रू हो जाएगा। मार्क ट्वेन वाज द एक्टर नॉट ए नॉवेलिस्ट, तो 19वें का बी फॉल्स हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, मार्क ट्वेन वाज द नॉमिनेटेड फॉर द गवर्नर एज इंडिपेंडेंट टिकट, तो 20वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब Questions 21 to 25. As the spaceship descended onto the alien planet, Captain Harper marveled at the vibrant landscape. Unfamiliar flora glowed with bioluminescence, and strange creatures roamed in the distance. The crew prepared to explore, equipped with advanced scanners and translation devices. Questions 21. What amazed Captain Harper upon descending onto the alien planet? A. Barren landscapes. B. Stones. C. Vibrant bioluminescent flora. D. None. 22. What did the crew use to exploration? A. Advanced scanners and translation devices. B. Maps. C. Google. D. None. 23. What was the crew's reaction to the unfamiliar flora? A. Fear. B. Sad. C. Amazement. D. Angry. 24. What characteristics did the flora on the planet exhibit? A. Bioluminescence. B. Flight. C. Dullness. D. None. 25. How did crew plan to communicate with the alien life forms? A. Through sign language. B. Through English language. C. Through gestures. D. Using advanced translation devices. तो विद्यार्थियों इसमें प्रश्न क्रमांक 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 22वें का भी ए है, 23वें का सी हो जाएगा, 24वें का यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो ए हो जाएगा, और 25वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यूजिंग एडवांस ट्रांसलेशन डिवाइस। तो ये प्रश्न क्रमांक 21 से 25 के यहाँ पर हमने सॉल्यूशन देखे। आगे चल रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। The passage below and answer the following questions. 26 to 30. Deep within the enchanted forest, a hidden waterfall revealed itself to those who followed the whispers of the wind. The water cascaded gracefully, and mystical ruins glowed on the rocks surrounding the pool. Legends spoke of the waterfall granting wishes to those who deciphered its ancient language. Questions 26. Where was the hidden waterfall located? A. At the mountain's peak. C. In the vast desert. B. Within the enchanted forest. D.
along the coastal cliffs. 327. How did the water flow from the waterfall? A. Violently crashing. C. Spiraling upwards. B. Calm and still. D. Cascading gracefully. 28. What adorned the rocks surrounding the pool? A. Engraved mystical symbols. C. Moss and vines. B. Colorful paintings. 29. What did legends say about the waterfall? A. It caused misfortune. C. It granted wishes. D. Smooth, featureless surfaces. B. It was haunted by spirits. D. It brought eternal youth. 30. How could one have their wish granted by the waterfall? A. By offering a sacrifice. C. By reciting a specific chant. B. By deciphering its ancient language. D. By capturing a magical creature. विद्यार्थियों आपने जो पैसेज अभी देखा है 26 से 30 के बीच में, अभी आपने क्वेश्चन भी सुने होंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विद इन द एनहांस्ड फॉरेस्ट। 27 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 28 जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी डी हो जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा और 30 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बाय कैप्चरिंग द मैजिकल क्रिएचर्स। इसके बाद आते हैं हम डुएस डायरेक्टर की तरफ। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से आगे बढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओनली इन द कंक्लूजन। व्हेन शुड द राइटर कंसिडर द यूजिंग द एविडेंस टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट्स इज एन एसे। तो जो ऐसे होता है उसमें आर्ग्यूमेंट्स का आप कहाँ पर लिखने की कोशिश करते हो, कहाँ पर लिखोगे, तो इसका ओनली इन द कंक्लूजन में लिखा जाता है। 31 का ए हो जाएगा। 32 व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूजन इज एन एसे। ऐसे जब लिखते हो, कोई निबंध लिखते हो, उसमें कंक्लूजन में क्या लिखते हो, तो आप बी ऑप्शन हो जाएगा, समराइज द मेन पॉइंट ऑफ द प्रोवाइडिंग क्लोजर्स। जब आप बंद करते हो तो उसको मेन पॉइंट्स को आप वहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 33 सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड। अब यहाँ पर क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 33 का करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, टू, TO2। 34वां प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। शी वर्ड्स ब्यूटीफुल पेयर, PAIR हो जाएगा, पहला ऑप्शन PAIR पेयर। क्वेश्चन नंबर 35 सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। आई हैव नो इंटरेस्टेड, NO आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NO, नो इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद जब हम आए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट आर दे इम्प्लाइंग्स, तो इसमें आ जाएगा इट इज़ यूअर टर्न टू रिस्पॉन्स ऑन टेक एक्शन। 36 का डी हो जाएगा। 37 का करेक्ट क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर दिया हुआ है डोंट काउंट यूअर चिकन्स बिफोर दे हैच मीन्स, तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, डोंट प्ले फॉर सक्सेस बिफोर इट हैपेंस। 38 क्वेश्चन आ रहा, एज बिजी एज अ बी, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, दे वर्क टाइटलेस एंड एनर्जेटिकली। 39 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 39 का करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है। आप एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को चेक कर लीजिएगा। 40वां प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेज्यूम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो टू हाईलाइट रिलेवेंट स्किल एंड एक्सपीरियंस। हम जब रेज्यूम किसी को देते हैं तो हमारी स्किल्स उसको बताते हैं और हमारा अनुभव उसको बताते हैं, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 41। 40वां प्रश्न है। 41वां प्रश्न है, फॉर्मेट यूअर एक्सपीरियंस ऑन अ रेज्यूम जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, तो 41 का करेक्ट आंसर ए, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स स्टार्टिंग विद द मोस्ट रिसेंट। 42 व्हाट शुड यूअर कंसिडर व्हेन द राइटिंग द बॉडी ऑफ द प्रोफेशनल ईमेल की जो बॉडी होती है उसमें क्या होना चाहिए, तो 42 का सी, बी क्लियर, कंसिस एंड प्रोफेशनल होना चाहिए, 42 का सी। 43 का सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, 43 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 ब्लॉग जो रहता है, ब्लॉग पोस्ट रहती है, उसका इंपॉर्टेंस जो होता है वो क्लियर स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा था, हेल्प टू इंप्रूव द एसईओ को इंप्रूव करने के काम आता है, तो 44 का सी हो जाएगा। 45वां हाउ कैन यू एनहेंस द रीडेबिलिटी ऑफ यूअर ब्लॉग पोस्ट,
तो 45वां करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यूजिंग द शॉर्ट पैराग्राफ, सब हेडलाइन एंड बुलेट्स पॉइंट्स। जब ब्लॉग लिखा जाता है तो आप उसको यदि शॉर्ट पैराग्राफ पे लिखोगे, हेडलाइन के फॉर्म में लिखोगे, बुलेट्स लगाओगे उसके अंदर, तो आसानी से पढ़ने में आ जाएगा। 46 का ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। मेकिंग अ लाइट्स एंड फ्रेंडली कमेंट्स और आस्किंग अबाउट द कॉमन इंटरेस्ट। 47 क्वेश्चन दिया हुआ है, 47 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, इट कन्वेन प्रोफेशनलिज्म एंड कॉन्फिडेंस। 48 व्हाट डज एफआईआर स्टैंड फॉर, एफआईआर का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। आगे चलते 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, इट ओनली हेल्प द पुलिस। मतलब वो कह रहा है कि एफआईआर जो लीगल प्रैक्टिसेस में उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्यों लिखा जाता है, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इट ओनली हेल्प द पुलिस नॉट अ लीगल सिस्टम। सॉरी 49 का सी है, इट इज सर्व्स द इनिशियल डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स ऑफ क्राइम। मतलब अकाउंट क्राइम जो हो रहा है उसका इनिशियल डॉक्यूमेंट है कि उसमें क्या क्या उल्लेख किया जाएगा, तो 49 का सी। 50वां प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कि पोलाइट वे टू गेट द अटेंड द वेटर इन अ रेस्टोरेंट। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वेटर को आप पोलाइटली जब कोई बात कहोगे तो आप उसको आंखों और इशारों से समझाओगे, तो 50वां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट और जेंटल्स राइज योर हैंड्स। तो विद्यार्थियों, ये था आपके देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का पेपर का सॉल्यूशन। ये पूरे मध्य प्रदेश वाले जितने भी विद्यार्थी उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।